मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चे शहर से बाहर गए हुए थे तो शाम को हम दोनों पति पत्नी ही घर पर थे। श्रीमती खाना बना रही थी और मैं टीवी में न्यूज़ देख रहा था। खाना बनाने के बाद जया ने खाना लगा दिया और हम साथ में खाने लगे। हम खाना खा ही रहे थे कि बाहर अचानक ही तेज़ आवाज़ें आने लगी। आवाज़ जानी पहचानी सी थी। हाँ, पुरोहित जी की आवाज़ लग रही थी। हमारे घर के पास ही एक घर छोड़कर उनका घर है। मैंने कहा, ये पुरोहित जी किसको मारने की बात कह रहे हैं। हमने जल्दी से खाना खाया और बाहर आ गए। बाहर का नज़ारा बड़ा ही विचित्र था। गली वाले लोग सब चुप थे और पुरोहित जी बड़ी ही गंदी से गंदी गाली दे रहे थे और चिल्ला रहे थे, मार साली को, इसका चोटा पकड़कर अंदर ले चल। कुछ माजरा समझ में आता इससे पहले ही पुरोहित जी, उनका लड़का और उनकी पत्नी तीनों ही उस लड़की को, जो पुरोहित जी के लड़के की पत्नी थी, भीतर ले गए। वहाँ मौजूद लोग धीरे धीरे कह रहे थे, यार कैसे लोग हैं, लड़की को इतनी गंदी गाली दे रहे हैं, इस तरह से कोई करता है क्या। वैसे पुरोहित जी के लड़के की शादी अभी कोई साल भर पहले ही हुई थी। आमतौर पर कभी भी पुरोहित जी को ऊंची आवाज़ में बोलते नहीं सुना था। गली मोहल्ले के लोगों से भी वो खास बोलचाल नहीं रखते थे। पुरोहित जी का आज का इस प्रकार का व्यवहार समझ में नहीं आया और गली मोहल्ले वालों को भी किसी से कोई मतलब नहीं था, तो एक एक करके सब अपने अपने घर चले गए। मैं और मेरी पत्नी भी अनमने से भीतर आ गए और उसी बारे में बात करने लगे। कारण समझ में नहीं आया था, इसलिए जल्दबाजी में कोई कदम भी नहीं उठाना चाहते थे। जया ने तो मुझसे कहा था कि पुलिस को फ़ोन कर दो, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था, क्योंकि सच क्या था ये तो हम भी नहीं जानते थे। इस प्रकार बातें करते करते हम दोनों सो गए। रात को अचानक ही मुझे लगा कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दस्तक काफ़ी धीरे से दी जा रही थी, तो मैंने जाली के दरवाजे में से ही देखा। बाहर कोई लड़की मुंह ढके खड़ी थी। वो धीरे से बोली, अंकल जी जल्दी से दरवाज़ा खोलो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। मेरे उठने की आवाज़ सुनकर जया भी पीछे पीछे ही आ गई थी। उस लड़की को मैं पहचान नहीं पाया था, लेकिन जया ने झट से पहचान लिया था। वो मुझसे बोली, अरे दरवाज़ा खोलो, ये तो पुरोहित जी की बहू है। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और वो धीरे से अंदर आई और जया के गले लगकर सुबक सुबक कर रोने लगी। जया उसे अंदर के कमरे में ले गई। वो जया को अपनी समस्या बताने लगी। मैं भी बाहर बैठा उनकी बातें सुनने लगा। वो कह रही थी, आंटी जी मैं आपको कैसे बताऊं, आप मेरे कपड़े देख रहे हैं ना, ये ब्लाउज फटा हुआ, ये देखो पेटीकोट किस तरह से नोचा है मुझे। वो धीरे धीरे रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी। मुझे तो आज अपने ऊपर ही घिन आ रही है कि कैसे घर में आ गई हूँ मैं, जहाँ बाप समान ससुर ही आज। इतना बोली और फिर रोने लगी। जया ने उसे चुप करवाया तो वो फिर बोली, आंटी आप विश्वास नहीं करोगी, मैं जानती हूँ कोई भी नहीं करेगा, लेकिन यह सच है। शादी के बाद जब मैं यहाँ आई तो पहले 10 दिन तक मेरे पति मुझे कहते रहे कि हम दोनों में जब तक समझ पैदा नहीं हो जाती तब तक हम लोग साथ नहीं सोएंगे। मैंने भी सोचा कि मेरा पति कितना अच्छा है, उसे केवल तन की भूख नहीं है बल्कि वो वाकई बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन धीरे धीरे वो मुझसे कतराने लगे थे। मैं पास जाती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर कमरे से बाहर चले जाते थे। उनके इस व्यवहार से मैं भी परेशान हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा रिएक्ट करने लगी थी। एक दिन मैं सफाई कर रही थी तो उनकी मेडिकल फाइल मुझे मिल गई। उसमें डॉक्टर ने साफ साफ लिखा था कि वो पूरी तरह से नामर्द है, नपुंसक है। उन्होंने हमें धोखे में रखकर शादी की, क्योंकि यह रिपोर्ट हमारी शादी के पहले की थी। मैं बाहर बैठा उनकी बातें सुनकर अवाक सा रह गया था। जया ने यह सुनकर उसे कहा, देखो बेटा, आजकल सब बीमारियों का इलाज हो जाता है, डॉक्टर से बात करो, सब ठीक हो जाएगा। वो तपाक से बोली, नहीं आंटी जी, नहीं हो सकता अब इलाज। मैंने भी इनसे कहा था कि यह मेडिकल फाइल कैसी है। पहले तो वो आनाकानी करते रहे, फिर जब मैंने ज़्यादा दबाव डाला तो उन्होंने खुद ही कहा कि वो एक नपुंसक है। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है और शादी के लिए भी मना किया था, लेकिन मम्मी पापा की जिद की वजह से शादी की। उस रात आंटी जी मैं खूब रोई थी। फिर इसे अपनी तकदीर समझकर मैं चुप बैठ गई। लेकिन पिछले 15 दिन से इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। उधर बाहर फिर से पुरोहित जी की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। हमने घर में लाइट पहले से ही बंद कर रखी थी, तो मैंने जाली वाले दरवाजे के पास से ही सुना।
वो अपने लड़के को कह रहे थे, कहाँ गई हरामजादी, इन्हीं घरों में किसी में घुसी है, ढूंढ साली को। उनकी आवाज़ें शायद जया और उस लड़की तक भी चली गई थी, तो वो दोनों चुप हो गई थी। मैंने भी कुछ नहीं बोलना ही उचित समझा। थोड़ी देर में बाहर से आवाज़ें आना बंद हो गई थी, तो वो लड़की जया को फिर से बोली, पिछले 15 दिन से मेरे ससुर रोज़ाना मेरे कमरे में आकर अश्लील बातें करते थे। जब मैंने मेरे पति को कहा कि पापा का इस तरह मेरे कमरे में आना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं, तो मेरे पति ने मुझे पीटना शुरू कर दिया और बोले कि घर में एक बच्चा तो चाहिए ही ना, बच्चा नहीं होगा तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए चुपचाप जो वो कह रहे हैं मान लो और उनसे एक बच्चा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझ पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। मैंने तय किया कि तुरंत मेरे पीहर फ़ोन करके सब बताती हूँ। मैंने फ़ोन उठाया था कि मेरे पति ने मेरा फ़ोन छीनकर तोड़ दिया और मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने दरवाज़ा भी पीटा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मैं रोते रोते सो गई। फिर मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली कि चुपचाप तैयार हो जा, आज वो ही तेरे साथ यहाँ सोएंगे। मुझे हर हाल में एक बच्चा चाहिए बस। मैंने साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वो मुझे मारने लगी। उसके साथ ससुर और पति ने भी मारना शुरू कर दिया, तो मैं बचाव के लिए घर से बाहर भाग आई थी, लेकिन वो फिर से पकड़कर अंदर ले गए और फिर ऐसा कहकर वो फिर से रोने लगी। जया ने उसे सीने से लगाकर चुप कराया। वो बोली, फिर ससुर मेरे कमरे में आया और ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा। उसने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। मैंने फूलदान उठाकर उसके सर पर मारा और बचकर भाग आई और आपकी छत पर जाकर छिप गई। मौका पाकर आपका दरवाज़ा खटखटाया। ये सारी बातें सुनकर मैं सोच रहा था कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। मैंने अपना मोबाइल उठाया और सीधे कमरे में उन दोनों के पास चला गया। मैंने कहा, देखो बेटा, तुम कहो तो अभी पुलिस में चलते हैं या फिर तुम्हारे पापा को फ़ोन कर लो। फिर उसने अपने पापा को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। तभी उस लड़की ने कहा कि अंकल जी, एक काम और कर दीजिए प्लीज़, मुझे किसी तरह से बस स्टैंड छोड़ दीजिए, मैं अपने गांव चली जाऊंगी। मैंने उसे समझाया, देखो बेटा, अभी ये लोग कुत्तों की तरह तुम्हें खोज रहे हैं। मैं भी इतना ताकतवर नहीं हूँ कि उनका मुकाबला कर सकूँ। ये लोग ज़रूर बस स्टैंड पर तुम्हें खोजेंगे, इसलिए अभी तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। मैं मौका देखता हूँ, फिर तुम्हें छोड़ आऊँगा। इतना कहकर मैं बाहर आकर लेट गया। बाहर वो तीनों अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। सुबह के 4 बजे थे, तभी पुरोहित जी कह रहे थे, चलो चाय पी लेते हैं, सुबह ढूंढेंगे उसे, जाएगी कहाँ। उसने अपने लड़के को कहा, तू बस स्टैंड जाकर बैठ जा और जैसे ही वो दिखे उसका चोटा पकड़कर घसीट लाना। कुछ देर बाद मैंने मौका पाकर अपनी गाड़ी निकाली। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए और पीछे डिक्की में उस लड़की को बिठाकर उसके गांव की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर वह अपने परिवार से मिली और रो रो कर सारी बातें बताई। अगले दिन उसके घर वाले पुलिस को साथ लेकर पुरोहित जी के घर पर आ गए। पुरोहित जी और उनके परिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल में डाल दिया। दोस्तों, हमें अपनी समस्याओं के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है, हम दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। जिस प्रकार पुरोहित की बहू ने अपने लिए हिम्मत दिखाई और ऐसे घटिया लोगों को सजा दिलाई, वैसे ही समाज की हर प्रताड़ित महिला को ऐसा ही करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।